ठीक है। सो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम जिस कोर्स की आज बात कर रहे हैं वो है 55152A फंडामेंटल्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, जिस कोर्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट एडी के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला ये जो मॉड्यूल है, ये टोटल 4 मॉड्यूल्स और कुछ लैब एक्सरसाइजेस में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें से पहला मॉड्यूल जो आपका है वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी की अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, तो यू गाइस कैन टेल मी, आप मुझे बता दोगे। बट एक्चुअल में वो बेसिक नहीं होता है। बेसिक क्या होता है अभी हम इस पे आएंगे और मैं आपसे पूछूंगा और आपको खुद पता चलेगा कि कितना गैप है आपकी अंडरस्टैंडिंग में और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे। सेकेंड थिंग इज अबाउट, जब हम बात करेंगे वो करेंगे हम वैन मैनेजमेंट के बारे में। अब ये वैन मैनेजमेंट का फंडा ये होता है कि जैसे आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी जब आप डिप्लॉय करते हो, सो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका ऑफिस जितनी कंट्रीज में आपको वहाँ पर हर ऑफिस में एक सर्वर लगाना पड़ेगा। मीन्स टू से कि मान लीजिए आपका एक इंटरनेशनल बिजनेस है जहाँ पर आपका यूके, यूएस, इंडिया, चाइना, नॉट चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्रीज में आप काम कर रहे हो, एंड यू वांट कि आपके सारे यूजर्स आपस में एक्टिव डायरेक्टरी यूज करें, बट यू डोंट वांट कि आप हर ऑफिस में एक हर साइट के ऊपर एक डोमेन कंट्रोलर फिट करें। आपको एक जगह आपने डेटा सेंटर परचेज कर लिया यूएस में, यूके में या इंडिया में कहीं पर, और आपने उस डेटा सेंटर में अपने सर्वर्स होस्ट कर दिए। नाउ यू वांट कि आपके सारे यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब उन्हीं सर्वर्स को एक्सेस करें। सो वो कैसे होता है, कैसे आप अपने वैन ट्रैफिक को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी की साइट्स एंड सर्विसेज को मैनेज करके यूजर्स को इस चीज से अनअवेयर कर सकते हो कि आपका यूजर जो लॉगिन कर रहा है अपने घर से बैठ के, उसको पता भी नहीं है कि उसका सर्वर उससे कितने किलोमीटर दूर रखा हुआ है। ये जस्ट इन इम्प्रेशन की सर्वर शायद ऑफिस के किसी कोने में रखा हुआ है। सो कैसे सर्वर्स को ऑप्टिमाइज किया जाए, कैसे सर्वर्स को ओवर द इंटरनेट एक्सेस किया जाए, दैट इज समथिंग विच कवर्स इन दी मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 3 जो आपका होता है वो होता है आपके एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड। अब ये ग्रुप पॉलिसी क्या होती है थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, पर भी बता देता हूँ मैं। ग्रुप पॉलिसी बेसिकली एक तरह का रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि हम इन्वायरमेंट में लगाते हैं अपने यूजर्स के लिए, और चूंकि हमारे इन्वायरमेंट में एक या दो यूजर्स तो होते नहीं हैं, लाइक आपके इन्वायरमेंट पे अगर 1000 यूजर्स हैं या 10,000 यूजर्स हैं या 1,00,000 यूजर्स हैं, तो आप हर एक यूजर के सर पे खड़े होकर उससे काम नहीं करा सकते कि भाई तू ये काम नहीं करेगा, तू ये नहीं करेगा। सो यू वांट समथिंग कि यूजर की मशीन उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से या उसके स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से चले। यानी कि अगर वो एक हेल्प डेस्क ऑपरेटर है तो उसकी मशीन सिर्फ हेल्प डेस्क से रिलेटेड ही काम कर सके। अगर वो एक लेवल 3 इंजीनियर है तो उसकी मशीन सिर्फ लेवल 3 तक चले, और अगर वो एक कंपनी का सीईओ है या कंपनी का डायरेक्टर है तो उसकी मशीन उसके अकॉर्डिंग चले। I mean to say the restrictions, I mean to say about the compulsion, I mean to say about the आप कैसे अपने यूजर्स को कंट्रोल कर रहे हो या उनको थ्रॉटल कर रहे हो। तो दैट्स ऑल कवर्ड इन अ ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी बहुत कुछ होता है, मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है। सो इफ यू नो मोर देन दिस सो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रुप पॉलिसी क्या कैसे करती है, ये सब ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको। द फोर्थ मॉड्यूल में हम ये सीखेंगे कि कैसे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के साथ हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब चूंकि हम आज के ज़माने की बात कर रहे हैं जहाँ पर सर्वर 2019 अभी तक का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर। हो सकता है आप लोगों बहुत लोगों ने सर्वर 2019 अपने प्रोडक्शन में नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोग अभी भी सर्वर 2012 एंड 16 मैक्सिमम चला रहे हैं, और कुछ लोग बहुत एडवांस है तो 16R2 चला रहे हैं। बट क्या किसी ने सर्वर 19 अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉयड देखा है आप में से किसी ने? किसी ने भी नहीं? नहीं सर, नहीं, नहीं। नहीं देखा होगा, क्योंकि बेसिकली जो सर्वर 19 है वो मार्केट में अभी आया है रिसेंटली, एंड लोग अभी एकदम से स्विच करने में उसमें थोड़ा सा डरते हैं इन द सेंस कि क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रेंड नहीं होते हैं तब तक कंपनीज भी सोचती हैं कि हम उस चीज़ को क्या लगा लें तो कैसे सपोर्ट लेंगे, राइट। बट डोंट वरी, हम लैब में हैं तो हम तो 2019 पे ही काम करेंगे, और अगर हमारे कोर्स चलते चलते 20 आ गया तो हम 20 पे भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो मॉड्यूल 4 में जो बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो ये सर्वर बनाया है, इस सर्वर को
इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो क्लाउड सर्विसेज को भी होस्ट कर सके। क्लाउड सर्विसेज को होस्ट करने का मतलब ये है कि लेट्स से आपके एनवायरनमेंट में कुछ सर्वर्स थे पहले जो ऑन प्रेमिसेस पे चलते थे, उन सर्वर्स के ऊपर कुछ सर्विसेज रन हो रही थी जो कि आपकी नेटिव सर्विसेज है, लाइक आप एलडैप यूज कर रहे थे, आप उसके ऊपर ग्लोबल कैटलॉग होस्ट करके रखा था आपने, और भी बहुत सारी चीजें आपने उसके ऊपर इंटीग्रेट कर रखी थी। नाउ जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में जो टाइम है वो क्लाउड का है एंड एवरीवन इज स्विचिंग टू दी एज्योर। ठीक है, तो एज्योर में मूव करने से, एज्योर में मूव करना इज नॉट अ जॉब ऑफ ओवरनाइट कि मैं रात भर में अपने सारे सर्वर्स को एज्योर में मूव कर दूं और सुबेरे अपना डेटा सेंटर खाली कर दूं। नहीं, एज्योर पे मूव होने में बहुत टाइम लगता है और कुछ कंपनीज तो आज भी ऐसी हैं जो पिछले कई सालों से एज्योर में मूव हो रही हैं और अभी भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि सर्वर्स को हम ओवरनाइट स्विच नहीं कर सकते एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म। तो सिचुएशन एक ऐसी भी आती है जहां पे आपके कुछ सर्वर्स ऑन प्रेम पे होते हैं, कुछ सर्वर्स आपके क्लाउड में होते हैं। मीन्स टू से कि आपका एडी सर्वर जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है उसका डोमेन कंट्रोलर आपका ऑन प्रेमिसेस पे है और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आपका क्लाउड पे है, या आपका जो क्या बोल सकते हैं उसको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है वो क्लाउड पे है। तो इन सिचुएशंस को लेते हुए, या मान लीजिए आपका एक्सचेंज सर्वर क्लाउड पर है और डोमेन कंट्रोलर ऑन प्रेमिसेस पे है, या शेयर पॉइंट आपका क्लाउड पर है, डोमेन आपका ऑन प्रेमिसेस पे, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए दोनों सर्वर्स के बीच में एक हाइब्रिड कनेक्शन कैसे बनेगा, कैसे आप अपनी इन्वायरमेंट को, अपने डेटा सेंटर को एज्योर पे मूव कर सकते हो और कैसे अपना डेटा सेंटर को एज्योर पे रख सकते हो हाइब्रिड वे में, ये मॉड्यूल 4 में कवर होता है। बेसिकली मॉड्यूल 4, अगेन मैं आपको फिर से एक चीज़ को स्ट्रेस कर दूं कि मॉड्यूल 4 एक्सपर्टीज लेवल का, सॉरी, ये जो हम सेशन पढ़ रहे हैं 55152, ये एक्सपर्टीज लेवल का करिकुलम नहीं है, ये एक ओवरव्यू करिकुलम है। एक्सपर्टीज लेवल का करिकुलम अगला करिकुलम है जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था। सो यहाँ पे जो चीज़ें हम देखेंगे वो चीज़ें बेसिक होंगी और जो अगले करिकुलम में हम देखेंगे वो एडवांस होंगी। ठीक है, उसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के करिकुलम के बारे में। हमने मॉड्यूल 4 किया। लैब्स की बात करें तो लैब्स में हम फंक्शनल लेवल्स की बात करेंगे, हम यूपीएन बेस्ड लॉगिन को समझेंगे कि क्या होती हैं, और उसके साथ साथ हम ओयूज की स्ट्रक्चरिंग, रिक्रिएशन, ओयू कैसे क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होती हैं, मूव कैसे होती हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पर अपनी ग्रुप पॉलिसी भी देखेंगे कि कैसे ग्रुप पॉलिसी बनाई जाती है, कैसे ग्रुप पॉलिसी डिप्लॉय होती है एंड ऑल। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट कोर्स जो कि हम अभी फोकस कर रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट कोर्स के बारे में अभी ब्रीफ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने बोला था कि दिस इज़ अ डेमो सेशन, इसमें आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। आफ्टर ऑल वी ऑल आर जजिंग ईच अदर, आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, इट्स ऑल अप टू मी एज वेल कि मेरे को आप लोगों को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। एट सेम अप्लाइज ऑन यू एज वेल कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस curriculum that we will going to discuss in next couple of days or next couple of classes. ठीक है, now let's quickly jump back to our slide, and before I move to slide I would request is that okay, all right, so I hope my screen is visible, my PPT is visible to you all. Yes, sir. Yeah. Yes. Okay. Now I just want you all, मैं अब चाहता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा एकांत में आ जाएं ताकि बैकग्राउंड की नॉइस हमको ना आए, और हम सब लोग अनम्यूट कर लें अपने आप को, और एक साथ हम लोग इसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे हम लोग क्लासरूम में होते हैं, क्योंकि क्लासरूम में हम किसी को म्यूट नहीं कर सकते, तो वही स्ट्रेटजी हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा अगर नॉइस से आगे पीछे आ जाओ, तो बैकग्राउंड नॉइस ना आए। आपको मेरी आवाज़ क्लियर है कि आपको मेरी आवाज़ में एको आ रहा, तो बताओ, डिस्टर्बेंस आ रहा? नहीं, your voice pretty Clear. pretty good. Yeah, okay. All right, so ठीक है भाई। तो राजीव आपकी बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है,
आप ठीक है। ओके, सो एक्नॉलेज मी, आप लोग मुझे एक्नॉलेज करते रहना, मैं आपको पूछता जाऊंगा, आप लोग बताते जाना। सो बात करते हैं पहले मॉड्यूल की। ऑब्वियसली आज हम सारा मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। कौन मुझे बताएगा एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में? एनीवन? स्टार्ट विद पंकज और राजीव। Rajiv, let's start. What do you know about Active Directory and what you have learned so far? I mean, if you can explain me about the things which you have, because as you said, like आपने पहले भी ये कोर्स करिकुलम किया है with some other हम्म, instructor, right? So उस करिकुलम में आपने क्या-क्या डिस्कस किया था, क्या-क्या आपने सीखा था? अगर आप मुझे एक बार ब्रीफ कर दो in a one liner, so I'll be able to give my contrast more better according to your. yeah, see, AD, as I know means about the AD, the AD is the database directory which contain the all information about the objects like users group and network resources. And AD is also used for the authentication. If we are means doing any means if we are doing any search in the AD, then it is the responsibility of AD that to make it available to you. अच्छा, Yeah. थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। जो आपने मुझे बताया ये एक बुकिश नॉलेज है, ये बुकिश डेफिनेशन है, ठीक है? मैं बुकिश चीज़ को कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि बुक से आप रट सकते हो बट समझ नहीं सकते हो। समझते हो आप अपने वे में, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, राइट? सो बाकी आप मुझे थोड़ा-सा ये बताओ कि आपने एडी के बारे में और क्या-क्या जाना है, क्या-क्या पढ़ा है, आपको क्या-क्या चीज़ें पता है? थोड़ा-सा आप मुझे ये बताओ बस। हिंदी में भी चलेगा, आप हिंदी में भी बताइए। एडी का जैसे मैंने डेफिनेशन बता ही दिया आपको। अब रोल्स का पता है मुझे कि व्हाट डज रोल्स, पार्टीशन, ठीक है। और ये एडी का जैसे फॉरेस्ट और ट्री, एडीसी, आरओडीसी, चाइल्ड डोमेन, ये है एडी का एक पार्ट है जो मतलब इसका पढ़ा मतलब है, ये आपने ओवरव्यू पढ़ा में। है, पढ़ा हाँ। है। हम्म, और ठीक है, और अमित, सॉरी अमित, मैं आप पे भी आता हूँ। राजीव, आप राजीव बोल रहे हैं ना? पंकज, हाँ हाँ। पंकज, पंकज आपने क्या पढ़ा है ये बताओ मुझे पहले। मैंने सर काफ़ी टाइम पहले पहले पढ़ा था, अराउंड इन 2010 मैंने ये एमसी ऐसे आई थिंक 2008 सर्वर उस वक्त पढ़ा था। सो मुझे बहुत ज़्यादा अब रिमेंबर नहीं, बट जो डे टू डे में हम देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में हम यूज़र्स ग्रुप्स क्रिएट्स करते हैं जो कि हमारे यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करने में हेल्प करता है। हम अपने जितने भी ये यूज़र्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, उन पे पॉलिसीज़ वगैरह जो भी हम लगाते हैं वो उन्हीं ग्रुप और यूज़र्स पे लगाते हैं जो कि हमारे एडी में क्रिएट होते हैं। एडी में हम रिसोर्सेज देते हैं। सो इफ़ वी क्रिएट एनी यूज़र इन एक्टिव डायरेक्टरी, देन within the domain that user can log in to anywhere in that particular domain, and अच्छा, we can. ओके। सो आपने बताया कि एडी के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन करते हो, जो कि आपने मुझे एक बात बताई, Right. और आपने बताया कि आपने 2010 में सर्वर 2008 और 8 R2 में भी पढ़ा होगा आपने, राइट? तो Yeah. मेरे 10 साल हो गए ऑलमोस्ट पढ़े हुए आपको भी। और क्या नाम है आपका? राजीव, आपने कब पढ़ा था लास्ट टाइम? और 17 में। 17 में, यानी कि आपने 3 साल पहले पढ़ा था। तो आपने हाँ, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे किया था? 12 2012 पे? 12 पे 12 किया था मैंने। 12 या R2, 12 R2 पे किया होगा। तो हम्म। तो आप दोनों ने एक ही स्ट्रक्चर से किया था, फिर अलग-अलग स्ट्रक्चर से किया? ये अलग अलग थे, किससे स्ट्रक्चर ली थी अलग आपने अलग थे। ट्रेनिंग, अगर अगर आप बताना चाहो तो? नहीं नहीं, अलग थे। नहीं, 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 मैंने जनकपुर। मैं कह रहा हूँ किससे किया था आपने ट्रेनिंग? आप नाम बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो ऐसा मत। हाँ नहीं नहीं, कोई मनोज कुमार है मेरे जनकपुरी में, और अच्छा, आई जनक, थिंक अच्छा, इंस्टीट्यूट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कि मनोज मेट्रो के बिल्कुल, है? मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल मेट्रो के पास है वो। नहीं आ रहा है मुझे, जो मनोज जो कुमार फैकल्टी थे आपके उनका नाम मनोज था।
मनोज कुमार आपके वाले वहाँ भी पढ़ाते हैं ना आपके कोइंग में, वही है, मोती नगर पढ़ाते हैं जो मोती कौन नगर कहाँ में। पे? हाँ, रोमिंग 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 नहीं, आई थिंक हाँ, ऐसा कुछ था नाम, हाँ, रोमिंग रोमिंग था इंस्टीट्यूट, रूमन रूमन सॉरी रूमन इंस्टीट्यूट, ठीक रोमन है है, रूमन भाई, रोमन इंस्टीट्यूट। है। कितने टाइम का कोर्स करवाया था उसने आपको? भाई 3 महीने तो 3 महीने लग गए थे, मोर देन 3 मंथ। वीकेंड पे कि वीकडेज में? वीकेंड वीकेंड। यानी कि उसने आपको कराई होंगी टोटल 4 3 12 क्लासेस कराई, 12 15 क्लासेस कराई ना मतलब उसने। हाँ मतलब हाँ, और 3 महीने से ज्यादा लग गए थे, 3 4 महीने। ठीक है, बट मैं तो मैं काफी और पर डे कितनी क्लास करता था, कितने घंटे क्लास होती थी पर डे? 3 घंटे की 3 घंटे, लैब लैब इंक्लूड करके ना? लैब इंक्लूड, हाँ। समझ गया, मैं जानता हूँ मैं उसको, समझ गया मैं। ठीक है, अ, ठीक है भाई, चलो। अमित, आप थोड़ा बताओगे आपने कहाँ से किया था इससे पहले कोर्स? अमित? हाँ, या आई एम सुन पा रहे हैं आप मुझे विशाल? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बिल्कुल साफ क्रिस्प लाउड, बताइए। एक्चुअली मैंने 2009 में किया था, कोर्स नहीं था एक्चुअली। देयर इज सम वन गाय हु वर्क इन HCL। कौन? उनका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत 2009 में किया था मैंने। अच्छा, 9 में किया। हाँ। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुमने कौन सर्वर पे किया था, मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म पे किया था? 2003 और 8 पे करवाया था उस टाइम पर उन्होंने। काफी टाइम हाँ। हो। ठीक है भाई। एक्चुअली जहाँ तक उन्होंने जो बेसिक बताया था वो यही था कि एक्टिव डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी सर्विस दैट एंड सेंट्रलाइज डायरेक्टली दैट होल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। या अच्छा, जो एंड अभी अमित ने डेफिनेशन बताई है एक्टिव डायरेक्टरी की, इस डेफिनेशन से कितने लोग एग्री करते हैं कि ये डेफिनेशन सही है या कंप्लीट है? नॉट कंप्लीट बट हाँ, पार्शियल ठीक है मतलब। पार्शल ठीक है। तो हाँ, कंप्लीट, फिर आप तो कंप्लीट करना चाहोगे इसको? मैंने बताया था कि no, apart from this definition which Amit given to you, it means AD it used to the no, for used for the authentication. हम्म, Whenever in the domain we search anything, so it is the AD responsibility to make the data available, which is we are going to search in the ओके domain, ओके। और and within yeah, और that's it. that's it। हाँ भाई, और कोई सुबोध, आप कंप्लीट करना चाहेंगे यहीं से कुछ आगे? ओके, सो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है? एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है जहाँ पे उस डोमेन में जितने सारे यूजर्स हैं, कंप्यूटर हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उसकी एक डेटाबेस बनी होती है, सारा इंफॉर्मेशन होता है। हम्म, और जब भी हम कुछ सर्च करते हैं उसके पास, तो वो एक इंडेक्सिंग बना के रखती है, और जब भी हम सर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो फटाफट से कौन सा कहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट सर्च करते हैं फटाफट से निकाल के दे देता है। और ये एक्टिव डायरेक्टरी जो है ना, इससे बहुत सारे एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड होते हैं, ऑथेंटिकेशन होते हैं, बहुत सारे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हम्म, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल करने का मतलब जितने सारे ऑब्जेक्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी से। एक मेयर कंट्रोल कर कोर सकते कंपोनेंट होता है। यस। कंट्रोल कर सकते हैं, या टोटल कर सकते हैं, या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ आपने राइट, बताई है। राइट। और बस इतना सा काम, और क्या हो सकता और बहुत सारे कुछ है, मतलब है? जैसे हमने। विशाल, एक्चुअली जी एक्टिव डायरेक्टरी एक्चुअली इसमें पार्टीशन होता है, डोमेन पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन और स्कीमा पार्टीशन, तीन उस पे काम करती है मेनली। जी जी जी। नहीं, उसके ठीक है, अंदर ही आते हैं डोमेन पार्टीशन। हाँ। दैट्स समथिंग एल्स, हम इसके बारे में भी आएंगे पार्टीशंस के ऊपर। पार्टीशन से भी हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं पार्टीशंस। बट बट बेसिकली हमें यही शुरू शुरू में, हाँ, बेसिकली यही है। असल में मेरा इस क्वेश्चन के ऊपर इतना स्ट्रेस देने का जो मेन लॉजिक है, जो मेन रीज़न है, वो ये है कि मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे किस ग्राउंड से स्टार्टिंग करनी है। और अब मैं आपको जो बात बताऊंगा
तो बड़ा ध्यान सुनिएगा। आप लोगों ने जहाँ से जो भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, अपने से पढ़ा है, किसी की हेल्प लेके पढ़ा है, आपने मुझे जो एडी के बारे में बताया ये सिर्फ 33% ठीक था, बाकी का 66% बहुत कुछ करती है। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे और अभी करेंगे क्या करती है। तो जैसे कि अगर मैं एडी की बात करूँ, एक्टिव डायरेक्टरी की बात करूँ, तो एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में बोला जाता है कि एक्टिव डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी सर्विस डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अच्छी बात है भैया, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करी है एंड इट इज द मोस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सेट्स अ प्रोसेस ऑफ सर्विसेज। क्या आपको पता है कि एक्टिव डायरेक्टरी ही अकेला डायरेक्टरी सर्विस मार्केट में नहीं है, और भी बहुत सारे डायरेक्टरी सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है। तो कोई बात पता है कि एक्टिव डायरेक्टरी के ऑल्टरनेटिव क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में? एनीवन नोज अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स? कि हम लोग जिस चीज की चीजें बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी एक्टिव डायरेक्टरी एक्टिव डायरेक्टरी, चला एडी क्या होके हवा बना दिया लोगों ने। भाई एडी एक्चुअल में सिर्फ एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। आपने AWS का नाम सुना है? AWS का किसी ने नाम सुना है? Amazon वेब सर्विस, AWS। हाँ सुना है ना? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का नाम सुना है? हाँ सेम चीज है, सेम चीज है। दो अलग अलग वेंडर्स अपने अपने नाम से बेच रहे हैं। अगर आप इसको आसान शब्दों में समझो तो ग्लूकोज का बिस्किट पार्ले जी भी बेचता है, टाइगर भी बेचता है, सनफीस्ट भी बेचता है, बट है वो ग्लूकोज का बिस्किट ही। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी इतना पॉपुलर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का कि लोगों ने इसके बाकी राइवल्स के तो नाम ही नहीं सुने। और शायद आपको जान के ये बड़ा अजीब लगेगा कि इसके जो बाकी के राइवल्स हैं उनमें से मैक्सिमम तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके कोई लाइसेंस ही नहीं है। मतलब अगर आप अपने एनवायरनमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले तो आपको एक सर्वर चाहिए होगा, चलो ठीक है भैया वो तो सब चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको चाहिए एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका लाइसेंस अलग से मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा। चलिए हमने मान लिया कोई लाइसेंस परचेज कर लिया हमने। उसके बाद आप एडी इंस्टॉल करोगे उसमें, फिर आप एडी में यूजर्स के कैल खरीदोगे, क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस लोगे कि जितने यूजर्स उतने लाइसेंस लोगे आप। तो इनफैक्ट बोला जाए तो एक्टिव डायरेक्टरी इज वे मोर एक्सपेंसिव देन इट्स अनदर राइवल्स। इसकी अगर मैं अदर राइवल्स की बात करूं तो सबसे पहला नाम है अपाचे डायरेक्टरी। और अपाचे के बारे में अगर आपने सुना होगा, अपाचे इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, राइट, जिसका आपके वेब सर्वर भी आते हैं अपाचे के, आपके जिसको IIS का रिप्लेसमेंट है वो, रिप्लेसमेंट नहीं बोलूंगा उसको मैं, ऑल्टरनेट बोलूंगा। अगर आपने कभी पढ़ा हो इसके बारे में, अपाचे वेब सर्वर, हैव यू एवर हर्ड अबाउट अपाचे वेब सर्वर? किसी ने सुना है अपाचे? लिनक्स में इंस्टॉल होती है। लिनक्स में होता है क्योंकि लिनक्स अगेन ओपन सोर्स है, राइट, बट वो IIS के पैरेलल एप्लीकेशन है। इफ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल IIS देन यू कैन गो फॉर अपाचे। सेम अपाचे ने अपना अपाचे डायरेक्टरी बना रखा है और ये 2006 से चल रहा है, अभी नया नहीं है ये। और इसके भी कई वर्जन्स आ चुके हैं, बट अगेन ये इतना यूज में नहीं है। उसका विशाल भाई सिर्फ सपोर्ट के पैसे हैं, वैसे वो ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे वो ओपन सोर्स है, आपको कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो सोचिए एक, और ये तो चलिए छोड़िए, मैं आपको दूसरा नाम बताता हूँ, ओपन LDAP। अगर आप इसका नाम सुनोगे तो ओपन LDAP भी अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेशन टूल है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी का रिप्लेसमेंट है। और ये चीज एक्चुअल में मार्केट में है, एग्जिस्ट करती है, बट नो वन यूज। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। एक है यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन, उसका एक UCS के नाम से सर्वर आता है। ये लाइनेक्स और आपके यूनिक्स बेस्ड मशीन्स के लिए बनाया गया है। फंक्शनलिटी सेम है, जो काम एडी करती है वो काम ये भी करती है। उसके साथ साथ आपका एक J एक्सप्लोरर भी आता है, ये eTrust डायरेक्टरी है। उसके अलावा एक और टूल है ओपन सोर्स का नाम आपने सुना होगा, सांबा। हैव यू एवर हर्ड अबाउट सांबा? तो गब्बर से मैंने सुना है, गब्बर वाला सांबा नहीं, ये सांबा अलग होता है, सेम भी है ओपन सोर्स।
सो सांबा इज ऑल्सो गोसा, GOSA, गोसा भी आता है टूल, वो भी आपका ओपन सोर्स है। ई डायरेक्टरी आता है, ई डायरेक्टरी किसका है? नॉवल नेटवेयर का है। पहले नॉवल का नाम सुना आप लोगों ने? सुना तो नॉवल नेटवेयर का नाम सुना है? नॉवेल का आई थिंक वो एंटीवायरस मैंने भी सुना। आता है। नॉवल इज अ कंपनी, ठीक है। तो नॉवल की ई डायरेक्टरी के नाम से, नॉवल ई डायरेक्टरी नाम से एक्टिव डायरेक्टरी भी आती है। फ्री नहीं है, पेड है, बट रिप्लेसमेंट है। उसके साथ साथ आपका जो रेड हैट है, लाइनेक्स जिसका होता है, उसके अंदर खुद की डायरेक्टरी सर्विसेज भी होती है। यानी कि अगर आपने लाइनेक्स लिया तो यू कैन यूज रेड हैट एज वेल। उसके साथ साथ बहुत सारे नाम हैं, आपका ओपन SSO है, SME सर्वर है, रासा है, सन डायरेक्टरी सिस्टम वालों का भी आता है, जिनका आपका ये ओरेकल आता है, इनकी भी ओरेकल डायरेक्टरी सर्वर भी आता है एंटरप्राइज एडिशन के नाम से। पहले वो सन जावा सिस्टम डायरेक्टरी सर्वर करके कुछ होता था, अभी वो ओरेकल हो गया, क्योंकि ओरेकल ने सन को परचेस कर लिया। उसके साथ साथ IBM का भी टूल आता है, IBM ट्राइवली। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि भाई इतनी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं और हम लोग सिर्फ एडी 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 एडी। क्या ये बात आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट का 75% शेयर एक्वायर कर रखा है सिर्फ एडी के नाम पर। और माइक्रोसॉफ्ट के 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे माइक्रोसॉफ्ट को बहुत मोटा रेवेन्यू आता है, जिसमें से एक है एक्सचेंज और एक है एक्टिव डायरेक्टरी, और तीसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है। तो आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट की जो एक कह सकते हैं कि जो मेन अर्निंग है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसकी, जो एंटरप्राइज को चलाने की, वो एक्टिव डायरेक्टरी और एक्सचेंज सर्वर, यही 2 प्रोडक्ट उसके सबसे ज्यादा कमा के दे रहे हैं उसको। और लिटरली इन 2 प्रोडक्ट्स ने अपनी मार्केट इतनी बढ़ा ली है कि इनको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। एग्री? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि माइक्रोसॉफ्ट से हम रिप्लेस करना इजी है, कि माइक्रोसॉफ्ट से बाहर इजी है? कि इजी नहीं है, बट थोड़ा टाइम लगेगा धीरे धीरे, जब क्लाउड पे मूव होने लगे, जैसे AWS भी है आजकल। लेटर ऑन जब क्लाउड पे चीजें मूव हो जाएगी तो फिर इनका डिमांड कम हो जाएगा, ये एक्सचेंज और नहीं ये AD का। नहीं 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 नहीं, क्यों? मैं बताता हूँ आपको। अगर आप AWS की बात करते हो तो AWS में भी आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाला पार्ट अगर आप हटा दो तो आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बहुत डिमांड है, जिसमें आज भी लोग AWS के ऊपर अपने विंडोज सर्वर मशीन होस्ट करते हैं, उसके अंदर वो अपने प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करते हैं, लाइक एक्सचेंज इंस्टॉल कर लिया, या फिर आपका वेब सर्वर इंस्टॉल कर लिया, या कोई SQL इंस्टॉल कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑलवेज इन फोकस ऑफ डिलीवरिंग द सर्विसेज एज एन सॉफ्टवेयर सर्विस। उसने ऑफिस 365 जो निकाला है पूरा, वो पूरा एज अ सॉफ्टवेयर सर्विस का ही पार्ट है, जिसमें आपका उसने शेयर पॉइंट को ऑनलाइन कर दिया, उसने आपका एक्सचेंज को ऑनलाइन कर दिया, टीम्स को भी ऑनलाइन, टीम्स आपका स्काइप फॉर बिजनेस होता था उसको भी ऑनलाइन कर दिया, इवन उसने एक्टिव डायरेक्टरी को भी ऑनलाइन कर दिया एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑफिस 365, दैट इज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी एज अ सेपरेट पार्ट। उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे, हालांकि वो करिकुलम में नहीं आता है, बट हम थोड़ा बहुत उसका भी ओवरव्यू देखेंगे। बट जो एक कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इतना ज़्यादा कैसे ग्रो कर गया एक्टिव डायरेक्टरी को लेकर, जैसे कि मैंने आपको अभी इतने सारे एग्जांपल दिए, इतनी सारी चीज़ें बताई कि ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के राइवल्स 1 हैं या 2 हैं। मैंने आपको जो लिस्ट बताई उसमें से बहुत जितने नाम मुझे याद आए मैंने आपको उतने नाम बताए। उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो माइक्रोसॉफ्ट अपने राइवल्स को है उसके, बट इतना सब कुछ होने के बाद भी माइक्रोसॉफ्ट का एडी ही क्यों सुनने में आता है? कैन यू हैव यू एवर थिंक ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? नो वन? मैं बताऊं? हेलो। हाँ,
भी Anyway, तो अपना क्लाउड ला रहा है क्या चीज? एनीवे, कोई बताएगा मुझे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी इतना ग्रो कैसे कर गई? मेरी आवाज सबको आ रही है? नो आइडिया। नो आइडिया, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं नहीं, मतलब मैं मैं कह रहा एक हूँ चीज कि समझता हूँ, हाँ हाँ। ये इतना इतना क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि ये जो बहुत सारे जो तमाम एप्लीकेशन जो है और ऐप है हम्म, वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है एक्टिव डायरेक्टरी से। ये एक मतलब पॉइंट हो सकता है, नॉट श्योर 100% ये है या नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि ये एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेट हो जाता है और सारे बहुत सारे एप्लीकेशन जितने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग डेवलपर्स है जो भी है, वो हम्म। इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। और जो दूसरा है जो डायरेक्टरी सर्विसेज है उसके थ्रू वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा होगा, या जितना सक्सेस एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ है, हाँ, उतना सक्सेस हमारा अदर डायरेक्टरी सर्विसेज के साथ नहीं होगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपकी जेब में मान लीजिए अभी 10 लाख रुपए पड़े, हाँ आप हाँ कार खरीदने का प्लान करते हो, मुझे कार खरीदनी है 10 लाख रुपए में। आप हाँ चले जाते हो मारुति के शोरूम, आप हाँ कहते हो भैया 10 लाख रुपए में क्या आएगा, वो आपसे कहता है कि ये कार आएगी, ठीक है। हाँ फिर आप हाँ वहां से ले जाते हो हुंडई के शोरूम में, आप कहते हो 10 हाँ लाख में क्या आएगा, वो आपको एक कार दिखाएगा, शायद 2 दिखा दे। फिर आप हाँ वहां चले जाते हो फोर्ड के शोरूम में। तो हाँ जब आप कई शोरूम्स में जाते हो तो आप एक चीज नोटिस करते हो कि भाई सारे शोरूम वालों ने उसी प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेम काइंड ऑफ चीजें रखी हुई, राइट राइट, ताकि कस्टमर कंफ्यूज हो जाए और प्रोडक्ट उनका परचेज करे, राइट। भाई ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप 7 लाख की कार लेने 10 लाख की कार लेने जा रहे हो तो आप कहोगे कि वो कहेगा भैया एसी नहीं है, भाई आजकल एसी सब कारों में आपको मिलेगा। आप कहोगे पावर विंडो नहीं है, कहेगा पावर विंडो भी है। मतलब एक माइनर से माइनर फीचर तक आपको सारी कारों में सेम मिलते हैं, राइट। मिलते हैं ना। तो जब ये कार कंपनीज ये इस लेवल का कंपटीशन में आ सकती हैं, या आप सेल फोन्स की बात करो, आज के डेट में आप रियलमी ले लो, रेडमी ले लो, और ये आपका शाओमी ले लो, ये सारे सेल फोन्स के जो मार्केट के प्राइस हैं और फीचर्स हैं ये ऑलमोस्ट कट टू कट सेम ही है। आप 10,000 रुपए का रियलमी का फोन लोगे, 10,000 का रेडमी का फोन लोगे, आपको एक दो फीचर कम मिलेंगे लेकिन ऑलमोस्ट उस प्राइस रेंज में सेम फोन मिलेगा, राइट। तो जब मार्केट में इतना कंपटीशन है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन्स या इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट हो, चाहे वो आपका फूड एंड बेवरेजेस का मार्केट हो, भाई 37 रुपीज की थम्सअप भी आती है और 37 रुपीज की कोकोला भी आती है। तो जहां मार्केट में इतना कंपटीशन इन सब चीजों में है, तो क्या आपको लगता नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट की भी प्लेटफॉर्म में इतना कंपटीशन होगा? कि माइक्रोसॉफ्ट अगर टेक्नोलॉजी बना रहा है तो बाकी के लोग सिर्फ बैठ के ताली बजा रहे हैं? नहीं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, बट उनका प्रोडक्ट इतना ज्यादा क्यों पिक्चर में नहीं आ रहा है? आधे लोगों को तो लोगों ने एडी के अलावा नाम सुना ही नहीं होता। मैं इंटरव्यू में किसी तरह पूछ लेता हूँ ना कि एडी का रिप्लेसमेंट का एक तो टूल का नाम बता दो, अल्टरनेट का, तो लोग बता नहीं पाते। मैं कहता हूँ एक नाम बता दो बस, और आप लोग सच बताओ, मुझे सच बताओ, क्या जो मैंने आपको 12 नाम बताए हैं इनके अलावा इससे पहले आपको पता था कि एडी का रिप्लेसमेंट क्या है? क्या आप लोगों को पता था? मुझे तो ऑनेस्टली एक बताना, दो चीजें ऑनेस्टली पता बताना, थी। हाँ ऑनेस्टली बताना। ऑनेस्टली हाँ, मुझे एक दो पता था, ज्यादा नहीं एक पता था, एक जितना तो पता। हाँ, जितना आपने व्हाट बताया व्हाट उतना। अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? आमिर, पंकज एंड राजीव, ठीक है। डिड यू नो कि नहीं नहीं। तो यहाँ पर देखो नहीं एक सबसे बड़ी चीज क्या है ना जो समझने वाली है इस चीज को। देखो एडी स्टार्ट करने से मेरा मतलब नहीं है, आप कह रहे हो मैं आपको एडी से क्यों नहीं, आपको मैं एडी में क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको क्यों ये फालतू की उलझुल बातें बता रहा हूँ। ऐसा है, मेरा पहला जो मोटिव है वो ये है कि जिस चीज को आप सीख रहे हो आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज एक्चुअली में कितनी खतरनाक है, कितनी ज्यादा पावरफुल है, राइट। आप रॉकेट में बैठे हो तो आपको पता भी होना चाहिए कि रॉकेट एक्चुअली में करता क्या है, ऐसा जिसको रॉकेट बोलते हैं। तो वैसे ही एडी इतना ज्यादा जब मार्केट में टफ कंपटीशन है तो उसमें एडी इतना क्यों सरवाइव कर रहा है, मैं बताता हूँ। एडी इसलिए सरवाइव कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम। अब ये वर्ड जो है ना इकोसिस्टम,
ये एक बहुत पावरफुल वर्ड है और इसके बारे में हमने कई बार सुना होता है और इस चीज़ को हमने प्रैक्टिकली रियलाइज भी किया होता है, बट हम इस चीज़ को कभी इसकी डेफिनेशन नहीं समझते कि होता क्या है। हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग आईफोन? मुझे एक बात बताओ, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो आईफोन यूज करते हैं? कोई नहीं करता। I don't use iPhone. You don't use iPhone. Okay. So you must be using Android, right? Yes. कोई तो नहीं है ना ऐसा जो अभी भी नोकिया का टॉर्च वाला फोन चला रहा है, कीपैड वाला। सभी लोग अगर आईफोन यूज नहीं करते तो एंड्रॉइड यूज कर रहे होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। नाउ अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप एंड्रॉइड फोन लेते हो, आपने एंड्रॉइड फोन जब पहली बार लिया होगा, उसके बाद फिर आपने कभी आईफोन के ऊपर जाने की क्यों नहीं सोची? आप एंड्रॉइड के ऊपर ही कंटिन्यूसली क्यों मूव कर रहे हो? बिकॉज आप एंड्रॉइड के यूज टू हो चुके हो। आपको एंड्रॉइड लगता है कि भाई सस्ता है, बढ़िया है, टिकाऊ है, चलाओ, खराब हो जाए फेंक तो दूसरा खरीद लो। एक फैक्टर ये भी है। सो माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना इकोसिस्टम डेवलप किया है, वो उसने कंज्यूमर की मेंटेलिटी को लेके किया। और सबसे पहली चीज पता है क्या होती है? इंडिया में रिलायंस जियो का सक्सेसफुल होने का जो एक मेन मोटिव और या एक मेन की प्रिंसिपल था, वो ही प्रिंसिपल माइक्रोसॉफ्ट ने अपनाया। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब आज भी अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हो, अगर आपने ऑफिस 365 की बात करो और अमेजॉन वेब सर्विस की बात करो, दोनों में आपको साइन अप करने में ऑफिस 365 में टाइम कम लगता है। आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है इनिशियली, लगाओ ऑफिस में घुस जाओ। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है, पहले लोगों को एक्सपीरियंस कराओ चीजें, उनको चीजें हैंड्स ऑन करवा दो। आज मार्केट में अगर आप विंडोज प्रोडक्ट के अलावा बात करो तो विंडोज से मच बेटर मैक है, एप्पल का लैपटॉप मैक ओएस। बट मैक्सिमम लोग मैक की तरफ क्यों नहीं मूव होते? क्योंकि मैक पहले एक्सपेंसिव है। सेकेंड थिंग, जिसने विंडोज पे काम किया है उसको मैक बिल्कुल बेकार लगता है, बट लेकिन जिसने मैक पे काम किया उसको पता है कि मैक कितना ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, कितना ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन ऑफ विंडोज। पहले आपने देखा होगा कि विंडोज एक्सपी में अगर आप लोगों ने काम किया है या विंडोज 7 में भी काम किया है, तो पहले ब्लू स्क्रीन बहुत आती थी, जिसको आप बोलते थे BSOD, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। देखिए आपने स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन की आती थी, पहले बहुत आती थी। अब विंडोज 10 में ये चीज माइक्रोसॉफ्ट ने कम कर दी है, अब विंडोज 10 कम क्रैश होती है, लेकिन विंडोज 10 आज भी क्रैश होती है। सो माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट परफेक्ट। हम ये नहीं कह सकते कि माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल परफेक्ट है, उसके प्रोडक्ट बिल्कुल वर्सेटाइल है, बिल्कुल स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स को हमेशा से अपने प्रोडक्ट फ्री में अवेलेबल कराए, चाहे वो पायरेसी के थ्रू करवाए, चाहे वो डेमो के रूप में करवाए। आज की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विंडो 10 आपने सिस्टम में डाल लीजिए, एक्टिवेट मत करिए उसको, चलती रहेगी, सिर्फ एरर आएगी, एक पॉपअप आएगा कि विंडोज आर नॉट एक्टिवेटेड, एक्टिवेट नाउ, बस एक पॉपअप देगा जब आप लॉगिन करोगे, और आपके राइट बॉटम साइड में एक वाटर मार्क बना हुआ आएगा कि विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड, और चलती रहेगी विंडो। तो क्या आप समझोगे इसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने इतने करोड़ों रुपए खर्च करके एक विंडो बनाई और आज माइक्रोसॉफ्ट उस विंडो के ऊपर कोई लाइसेंस ही नहीं दे रहा है? इससे सोचने वाली बात है। टीम्स की अगर मैं बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट प्रोडक्ट है। आज की डेट में आपने जीमेल की आईडी से आप साइन इन करिए, टीम्स आपका चल जाएगा, सारे फीचर मिलेंगे जो आपको एक ऑफिस के टीम्स में मिलते हैं। स्काइप, जिसपे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। So why Microsoft is offering all these things in a free of cost? Just to build an ecosystem. उसको एक चेन बनानी है लोगों की, जैसे रिलायंस जियो ने अपने जियो के सिम बांट के एक चेन बना ली जियो की। आज रिलायंस कहता है कि जियो टू जियो आप कॉल करोगे तो फ्री होगा, और जियो से अदर नेटवर्क पे जाओगे तो मैं आपको एक पॉइंट्स दूंगा, 10,000 पॉइंट, 1500 पॉइंट्स देता है वो, और वो मिनट्स के तौर पे आपके यूज होते हैं, राइट? नाउ जियो इज नॉट, अब जियो भी अनलिमिटेड नहीं है, बट जियो टू जियो अनलिमिटेड है।
अगर आप जियो से वोडाफोन की बात करो, जियो से एयरटेल की बात करो, तो वो भी अनलिमिटेड नहीं है आज की डेट में। सो दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने उस जमाने से काम किया जिस जमाने में लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसे भी मार्केट एक्वायर की जा सकती है। सबसे बड़ी चीज जो सुबोध ने बोला, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से मतलब क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप लिनक्स का होस्ट यूज करते हो तो आपकी एडी से वो कनेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल कनेक्ट होगा, बट आपको उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे जितने फीचर्स आपको मिलते हैं आपके विंडोज मशीन से। सिमिलरली अगर आप एक्सचेंज की बात करो, एक्सचेंज में आप ईमेल्स एक्सेस करने के लिए आउटलुक यूज करते हो आउटलुक। आउटलुक आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो आप यूज करो या ना करो, आप फिर भी मेल्स एक्सेस कर सकते हो। यू कैन गो विद थंडरबर्ड, मोजिला थंडरबर्ड, यू कैन गो फॉर मोजिला सी मंकी, you can even use Domino's, sorry, Lotus Notes to access your exchange emails. कैसे? But the thing is कि उसमें जो आप एक्सेस करोगे वो POP3 और IMAP के थ्रू करोगे। बट अगर आप आउटलुक यूज करते हो तो आउटलुक आपको एक स्टेबल कनेक्टिविटी देता है, ईमेल्स आपकी कॉन्फ़िगर होती हैं और विदाउट डिले आपको ईमेल्स रिसीव होती है। सो माइक्रोसॉफ्ट इज एक्चुअली फोर्सिंग यू टू यूज आउटलुक व्हेन यू आर यूजिंग द एक्सचेंज। हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज खरीदने के बाद आपको आउटलुक खरीदना जरूरी है। इट्स अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। सेम अप्लाइज टू एक्टिव डायरेक्टरी एज वेल। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी को पॉपुलर करने के लिए सबसे पहले सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जिस्टिंग लाया और उसने इसके ऊपर भी पायरेसी को बहुत बढ़ावा दिया। लोगों को बोला कि तुम चलाओ, फ्री चलाओ, करो इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, हम भाड़ में जाओ, हम नहीं करेंगे, तुम्हारे छापा नहीं मारेंगे, तुम करो जो करना है। तो करते रहे और चलता रहा इनका मैटर। अब लोग जब यूज टू हो गए, सारी एप्लीकेशंस भी डेवलप होने लगी। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था एप्पल का। एप्पल के अगर आप ऐप स्टोर में जाओगे तो आपको मिलेंगी, जितनी एप्स मिलेंगी उससे 10 गुना ज्यादा एप्लीकेशंस आपको एंड्रॉयड में मिलती है। तो एंड्रॉयड में इतनी एप्लीकेशंस क्यों मिलती हैं? क्यों? क्योंकि जब जहां पर ज्यादा भीड़ होती है ना, बिजनेस प्रमोटर्स, डेवलपर्स सब वहीं जाते हैं। मतलब अगर कोई डेवलपर है, वो ऐप बनाता है, उसको लगता है कि एंड्रॉयड ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो वो एंड्रॉयड की ऐप बनाएगा, ना कि आईफोन की ऐप बनाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब ये इकोसिस्टम बनाया तो लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के इन्वायरमेंट से रिलेटेड अपनी एप्लीकेशंस बनानी स्टार्ट कर दी कि जो एप्लीकेशन विंडोज स्पेसिफिक होंगी। फिर धीरे धीरे करते करते उन एप्स की डिपेंडेंसी भी जुड़ गई माइक्रोसॉफ्ट के साथ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टैली चलाना है, टैली एक सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग का, अगर आपको पता ही होगा, टैली चलाना है, तो टैली चलाने के लिए आपको विंडोज मशीन होनी जरूरी है। यू कैन नॉट रन टैली ऑन लिनक्स मशीन, राइट? तो देखा जाए तो के अलावा किसी पे नहीं चलेगी, नहीं चलता। तो देखा जाए तो टैली वालों को माइक्रोसॉफ्ट ने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, अपनी कस्टमर जनरेशन, अपनी कस्टमर काउंट दिखा के। और जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट डेवलप कर दिया और उनका प्रोडक्ट चल गया, तो अब कस्टमर्स बाउंड हो गए माइक्रोसॉफ्ट परचेस करने के। कस्टमर बाउंडेड हो गए कि उसको अब अगर टैली लेना है तो विंडोज ही उसको चलाना है। हो गई ना बिजनेस मार्केटिंग? तो दैट इज अबाउट बिजनेस मार्केटिंग सर। नाउ अब आगे बात करते हैं, हम स्लाइड में चलते हैं अपनी। जैसा कि आप देख सकते हो स्लाइड में लिखा हुआ है कि इनिशियली एक्टिव डायरेक्टरी वाज इन द चार्ज ऑफ सेंट्रलाइज्ड डोमेन मैनेजमेंट। यानी कि जो आपने बात बोली कि इट इज समथिंग अ रिपोजिटरी दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। सर ये तब की बात है जब एडी लॉन्च हुई थी। अब एडी आज के डेट में इसने अपनी जड़ें इतनी फैला ली हैं कि ये बहुत कुछ करती है सिवाय एडीडीएस के अलावा। एडीडीएस बोले तो डोमेन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला पार्ट आता है। क्लियर?
क्लियर? अरे कुछ तो बोल दो ना यार। क्लियर क्लियर। नाउ अगर मैं बात करूं तो एक्टिव डायरेक्टरी 1999 में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट लेके आया था। अब ये माइक्रोसॉफ्ट 1999 में इतना लेट लेके क्यों आया? लाया इसीलिए क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी से पहले भी इनका एक प्रोडक्ट आता था, दैट्स कॉल्ड NT4। ये NT4 क्या है? हो सकता है आप लोगों ने इसका नाम सुना हो। किसी ने नाम सुना NT4 का? NT4 क्या था? 2000 के पहले सर्वर यूज होता था वो एनटी, विंडोज एनटी। विंडोज NT यूज होता था, बट क्या वो NT4 सर्वर था? एग्री, जैसे विंडोज सर्वर 2000 है, ऐसे विंडोज NT आता था उस समय पे, न्यू टेक्नोलॉजी के नाम से आता था। और उस समय का वो ग्राफिकल बेस OS था, मतलब कमांड बेस नहीं था, वो ग्राफिकल बेस था। मतलब डॉस के बाद की जो जनरेशन आई थी वो आई थी NT की। तो उस जनरेशन में माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे कैसे डायरेक्टरी सर्विस को चलाती थी, आपको पता है? नहीं? क्या आप लोगों ने इसके बारे में कभी सुना है कि NT4 कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने वहां से अपनी AD की नींव रखी? किसी को पता है चीज? एनीवन? अमित, पंकज, राजीव, सुबोध, एनीवन? नो आइडिया। ठीक है, नो आइडिया। कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हियर, वाइफ हियर, बना हियर। ओके, सो 1999 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी को विंडोज सर्वर 2000 के फॉर्म में लॉन्च किया था। यानी सबसे पहले जब AD आई थी तो सर्वर 2000 में आई थी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ इम्प्रूवमेंट करे, सर्वर 2003 निकाला, फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करे। तो उसके बाद करते करते 3 से आपका 8 आया, 8 से आपका 8R2 आया, फिर 12 आया, 12R2 आया, और 2003 R2 भी आया था बीच में। और उसके बाद आपका फिर 16 आया, 16R2 आया, अभी 20 आया, अभी प्रोसेसर 20R2 आएगा, सॉरी 19R2, सॉरी 19 आया, 19R2 आएगा। तो इन जो इसकी हम बात करते हैं ना इवैल्यूएशन, या जो इसका एक नवीनीकरण हुआ है, जो इसका एक चेंजमेंट हुआ है, इस चेंजमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ा एक उपलब्धि हासिल करी। और क्या करी है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको फंक्शनल लेवल समझाऊंगा। फंक्शनल लेवल जब टॉपिक आएगा उस टाइप पे मैं आपको सर्वर 2000 से फंक्शनल लेवल 2003 से उठाऊंगा, क्योंकि सर्वर 2003 से फंक्शनल लेवल इंट्रोड्यूस हुए थे। और वहां से आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें माइक्रोसॉफ्ट ने चेंजेस करे हैं इन पिछले 20-21 सालों में, 20 सालों में। आगे चलते, अगर थोड़ी सी पहले हम बात कर रहे थे कि जो ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जिसको हम लोग एक सिंपल अपने आसान शब्दों में बोलते हैं यूजर मैनेजमेंट वाला पार्ट, के अलावा AD और क्या करती है, आप लोगों ने मुझे यही बताया था। बट उसके अलावा AD के 5 कंपोनेंट हैं टोटल, जिसमें से सबसे पहला है डोमेन सर्विसेज, जिसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया। यूज़र क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन, आपका ये सब चीज़ें आपकी होती है डोमेन सर्विसेज में। OU क्रिएशन, DL क्रिएशन, ये सब चीज़ें जितना आपने पढ़ा है। उसके अलावा सर्टिफिकेट सर्विसेज, अगर आप थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट परचेज करना नहीं चाहते हो एंड यू वांट कि आपके सर्टिफिकेट्स आपके एनवायरनमेंट में ही मैनेज हों, यानी कि आप अपने ही एनवायरनमेंट में सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर चैनल्स क्रिएट करें, तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट सर्विसेज होती हैं वो भी एक्टिव डायरेक्टरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो AD बेसिकली 5 चीज़ों से मिलकर बनी है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिर्फ डोमेन सर्विसेज नहीं है AD, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि AD मतलब यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट, यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट, यूज़र को क्रिएट कर लिया, डिलीट कर दिया, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए, दैट इज ऑल अबाउट AD। नो, इट्स जस्ट मैंने इससे बोला था कि ये सिर्फ 33% काम है AD का, बाकी का 66% क्या है? सर्टिफिकेट सर्विस इज वन ऑफ द थिंग। ADFS, डू यू नो व्हाट इज ADFS? किसको कोई बताएगा मुझे ADFS क्या होता है? एनीवन? पंकज,
बताओगे आप क्या होता है ADFS? ADFS is also one of the service provided by Active Directory, और ADFS जो है वो ओके, मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जब मेरे को किसी का नाम ना लेना पड़े, जब मैं बोलता हूँ कि एनीवन, सो आई वांट कि आप लोग सामने आके मुझे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करो, ना कि वेट करो कि मैं आपका नाम लूँ तब आप लोग आके मुझे बोलो, राइट? एनीवन एनीवन ओके विशाल, एडीएफएस जो है ना, ये एक सिंगल साइन ऑन प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो जो हम एडी से इंटीग्रेट करते हैं एडीएफएस को, और बहुत सारे एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको बार बार आईडी एंड पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती है। तो वो एडी इंटीग्रेट से वो मतलब एडी से इंटीग्रेट करता है एडीएफएस, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, हमको अलग अलग पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है, सिंगल साइन ऑन होता है, एसएसओ इनेबल हो जाती है। राइट, क्वाइट नियर। बेसिकली ADFS जो होता है वो फेडरेशन सर्विसेज बेसिकली साइन ऑन के लिए बनाया गया है कि आपके पास कोई, Hello? जैसे आप लोग नॉर्मली, या मैं, so basically Yeah, ADFS का जो, Vishal. या Yeah, actually, ADFS is used for login if someone from other means out of your organization want to. ओके, लेट मी क्लियर दिस मोर। सुबोध ने जो बोला काफ़ी नियर है, मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट और करूँगा, एक्सटेंड करूँगा। आपके एनवायरनमेंट में एक यूज़र ज्वाइन करता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिजिक्सू वालों को फिजिक्सू की लेवल में एग्जांपल दूंगा। मैट्रिक्स का नाम सुना है? पहले उसका नाम हम ट्रैक बोलते थे पहले उसको, राइट? उस पर आप लॉगिन करते हो तो किससे करते हो? अपने इंडिया डोमेन की क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हो, Yes. राइट? तो रेक्ट्रैक इज अ किसके घर से रफाल किया निकल के, पहले ये बताओ कौन रफाल उड़ा रहा है? भैया म्यूट करके उड़ाए रफाल कितना। ओके, तो जैसे कि आपका रेक्ट्रैक है या जो मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं अभी, उसको जब आप लॉगिन करते हो आप अपने इंडिया डोमेन की क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हो, राइट? आपका सर्विस नाउ है जिसपे आप टिकट्स एक्सेस करते हो अपने, उस पर भी आप अपने करते हो, ठीक है? उस पर भी आप उसी से करते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि एप्लीकेशन अनेक, लॉगिन करने के पासवर्ड यूजर नेम एक, यानी कि आपके यूजर को 10 एप्लीकेशंस के 10 पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, और जरूरी नहीं है वो एप्लीकेशन सारी माइक्रोसॉफ्ट की हो। अगर वो एप्लीकेशन सिंगल साइन ऑन सपोर्ट करती है तो यू कैन इंटीग्रेट विथ योर फेडरेशन सर्विसेज एंड यू कैन एक्सेस इट। उसके अलावा एडी में आपको लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज, इसको हम LDAP भी बोलते हैं। अच्छा, LDAP के बारे में किसको पता है? LDAP होता क्या है? मुझे बस इतना बता दो, बस कौन बताएगा मुझे LDAP के बारे में? कौन बताएगा? विशाल भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट इतना पता है कि एडी से क्वेरी करता है, यदि कोई नो मतलब कुछ भी पता नहीं, मतलब डिटेल में नहीं पता है मुझे। एक तो होता बता है ना जो तो करेक्ट बता के आंसर होना तो बता चाहिए। के हो रहा, जब पता नहीं तो चुप रहो की तरह। हाँ भाई, कोई और बताएगा? हाँ भाई, अमित, यार मुझे नाम मत लेने दिया करो यार, नहीं मुझे नहीं, आइडिया ये नहीं है। मुझे बहुत गंदा लगता है, मैं बता रहा हूँ। ये मैं चीजों, LDAP ऑथेंटिकेशन सर्विस शायद प्रोवाइड करता है, मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज मतलब एक प्रोटोकॉल डायरेक्टरी सर्विस है ये भी, जो कि आपका एप्लीकेशन का यूज़ करती है इसको आपकी डायरेक्टरी सर्विस यूज़ करने के लिए। गुड। हाँ भाई, बाकी वाले, बाकी लोग, अमित, राजीव, नहीं यार मुझे नाम मत लेने दिया करो। मैं नहीं नहीं, लास्ट, फर्स्ट टाइम, ये लास्ट टाइम है, मैंने बोल दिया, बाकी
ये मत भूलो कि आप लोग ही नहीं, मैं भी डेमो ले रहा हूँ आप लोग से। प्लीज़, मुझे थोड़ा बोलने में अजीब लगता है बात, बट मैंने उस दिन भी बोला था कि मैं एक्चुअल में उस लेवल का कमर्शियल वाला काम नहीं करता हूँ जैसे कमर्शियल लोग मार्केट में करते हैं। तो आप ये मत सोचो कि मुझे अपनी फ़ीस से मतलब है कि भाई ठीक है मेरे को फ़ीस मिल गई बस काम खत्म, नहीं। मैं इसीलिए लोगों को पहले बोलता हूँ कि मेरे साथ अगर आप जब तक सिंकअप नहीं होगे तब तक मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। थोड़ा सा आपको अटेंटिव होना पड़ेगा आप सब लोग। तो ओके, एनीवन हु इज दैट वन लाइक कैन एक्सप्लेन मी अबाउट द LDAP? क्या करता है LDAP? वो ये जो है LDAP कम्युनिकेशन का प्रोवाइड करता है कि मतलब ये एक बोल सकते हो प्रोटोकॉल, एक लैंग्वेज जो मतलब जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो जो डायरेक्टरी सर्विस यूज़ करती है, एप्लीकेशन जो इंटीग्रेट होती है या एप्लीकेशन जो हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हम अपने एडी पासवर्ड्स को यूज़ कर ऑथेंटिकेट क्रेडेंशियल्स या ऑथेंटिकेट यूज़ करके करते हैं, तो वो ये सर्विस यूज़ करती है लाइटवेट डायरेक्टरी सर्विस। मतलब ठीक है, अच्छा है, सही है। लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस एक प्रोटोकॉल है जो कि मतलब पंकज ने जैसे कहा, मुझे भी यही पता है कि ये एप्लीकेशन के ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। ये मैं अभी इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा आने वाली स्लाइड में, आज ही बताऊंगा। साइड बैक से बताता हूँ। ये तो हो गया आपका LDAP, यहाँ पर है LDAP, यहीं पर ये LDAP स्लाइड नंबर 10 में है। पूरा डिस्कस करूंगा, डिटेल में बताऊंगा क्या होता है LDAP। उसके अलावा नेक्स्ट है RMS, राइट मैनेजमेंट सर्विसेज। अब ये RMS क्या है? RMS बेसिकली एक तरीके की सर्विस है जिसके थ्रू आप रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हो डायरेक्ट यूजर्स के ऊपर। जैसे आपने बोला कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ एक्सचेंज सर्वर का, ठीक है। एक्सचेंज सर्वर पे आपको मैंने एक ईमेल भेजी, ठीक है, डजंट मैटर आप इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो, बट वो ईमेल मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से हो कि जिसके थ्रू आप उस ईमेल को फॉरवर्ड ना कर पाओ किसी को, नहीं आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। स्क्रीनशॉट ले पाओगे, अगर आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। तो इस तरीके की सेटिंग्स और इस तरीके की जो इसको आप बोलते हो ग्रैन्युअल लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो आपके इम्पोज होते हैं वो राइट मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू होते हैं। बहुत सारी ईमेल्स आपको ऐसी आती हैं, आपको इन्वायरमेंट में आपको रिसीव होती होंगी जिनको आप रिप्लाई ऑल नहीं कर सकते हो, जिनमें आप यूजर्स को BCC नहीं कर सकते हो, जिनमें आप यूजर्स को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, राइट। कुछ तो ईमेल्स ऐसी होती है जिसमें आप रिसिपिएंट्स को चेंज भी नहीं कर सकते हो। इफ यू वांट टू ऐड योर ओन रिसिपिएंट यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन ओनली रिप्लाई टू ऑल एंड यू कैन नॉट इवन रिमूव द रिसिपिएंट। तो ये जो इतनी माइनर लेवल की जो ये सेटिंग्स या जिसको आप बोलते हो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये आपके राइट मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू इम्पोज किए जाते हैं। और नॉट जस्ट विद एक्सचेंज, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन, टीम्स में आप इसको लगा सकते हो, स्काइप पे लगा सकते हो, इवन हर जगह लगा सकते हो, बट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर पे लगा सकते हो एप्लीकेशन, राइट। सो RMS अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है, बट लोग इसको इतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, और करते हैं तो बहुत कम लोग इसको एडमिन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके बारे में और लोग पता ही नहीं होता है कि इतना भी कुछ होता है AD में काम करने के लिए, बहुत कुछ होता है भाई। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं AD के बेनिफिट्स कि AD क्या ऐसी है जो AD को बेटर बनाती है। उसके लिए मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ। लेट मी ओपन माय व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड कहाँ हटा दिया इन लोगों ने? अच्छा विशाल ये क्वेश्चन है, पूछिए। ये जो आपने बताया कि RMS ये AD का पार्ट है या विंडोज सर्वर का पार्ट है? ये AD का पार्ट है, अच्छा AD का पार्ट है, सर्टिफिकेट जो है वो भी AD का ही पार्ट है। क्योंकि बिना एक्चुअली क्या है ना
कि ADFS हो चाहे आपका ये आपका RMS हो, इसको आप इंस्टॉल तो कर लोगे बट यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूज करने के ओके लिए ये इसका ये यूज करता है AD के ही फीचर्स को, यानी कि जब ये ओके AD के यूजर्स के ऊपर ही सेटिंग इम्पोज होती है ना, राइट इसीलिए। राइट ठीक है ओके गॉट तो भाई मुझे व्हाइट बोर्ड का फीचर दिख नहीं रहा है, तो मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, वो खोल लेता हूँ, पेन ब्रश, माय व्हाइट बोर्ड। Okay, so I hope my whiteboard is now visible to you all. Okay, मेरा whiteboard दिख रहा है सबको? हम्म। हाँ। अब मैं यस आपको सर बता दिख रहा अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि एक्टिव डायरेक्टरी से पहले एक NT4 टेक्नोलॉजी आती है, उसमें और एक्टिव डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस है और क्या ऐसा है जो एक्टिव डायरेक्टरी को NT4 के ऊपर इम्प्रूव बनाता है? एनीवन नोज अबाउट इट? एनीवन? नहीं। नो, लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी की बात करूं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी की बात करूं तो एक्टिव डायरेक्टरी में आपको जो डोमेन कंट्रोलर मिलते हैं उनको हम बोलते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, आप ADC भी बोलते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग ADC। अब ये ADC होते क्या है, ये तो बताएगा मुझे, व्हाट डज दिस DC एंड ADC डज? हाँ भाई, कोई बताएगा? एडीसी एक मतलब किट होता है फेल ओवर के लिए, मतलब ये ट्रैफिक भी कंट्रोल करता है ये। कौन बोला ये? राजीव। और It बताएगा? is it is just copy of primary domain controller. In case our primary controller domain controller fail, we can कॉन्फ़िगरेशन use as a secondary the ADC as a secondary. एंड ये ट्रैफिक भी कंट्रोल And करता है। all the settings and others policies which are which we are doing in primary domain controller will automatically replicate to active additional domain controller. एप्लीकेशन ओके विशाल मैं एक बताता हूँ मिनट एक मिनट कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट ओके just a minute. Like, whatever the changes you have made on DC, it will be replicated on ADC. पंकज ने बोला था अभी, राइट? Right. तो रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, ये रेप्लिकेशन कैसे होता है? नो दैट? हेलो यू नो? हेलो यू या रेप्लिकेशन केसीसी होता है, नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर होता है, जिसके थ्रू रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। अच्छा। और इसमें क्या होता है कि अ, आवाज चली गई, हेलो। आवाज चली गई थी, बताइए। हाँ, जो रेप्लिकेशन होते हैं इन दोनों के बीच में वो ट्रस्ट बने होते हैं, टू वे ट्रस्ट होता है, ठीक है। उस टू वे जो ट्रस्ट बनता है उसके थ्रू रेप्लिकेशन होता है, एडी टू डीसी और एडीसी टू डीसी, ठीक है वॉट भाई, एवर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत खिचड़ी पकी हुई है दिमाग में, डोंट वरी। ओके, तो रेप्लिकेशन को हम साइड में रखते हैं, बाद में बात करेंगे। पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझना आप लोग, तो एडीसी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं पहले, ठीक है? 5 मिनट बाद मैं वापस आऊँगा और यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? Okay.
और guys, I'm back. ठीक है. So is everyone there? Is everyone is there? यस विशाल, मैं तो हूँ। Yes, we are here. Yes, yes. Vishal, your voice is not coming to us. So, are you on mute or only I am not able to hear you? Oh, sorry. Yes, I was on mute. All right. So what I am saying कि एक्टिव डायरेक्टरी में ऐसा क्या है जो उसको अदर डोमेन्स या NT4 जो उसका प्रोसीडर प्रोडक्ट था जिसको इसने प्रोसीड किया था एक्टिव डायरेक्टरी ने, उसमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी इज अ मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन मॉडल एंड ऑथेंटिकेशन. मतलब ये रेप्लिकेशन, मैं दो वर्ड्स को बड़ा स्ट्रेस करूंगा यहाँ पर. एक वर्ड होता है रेप्लिकेशन एंड अनदर इज ऑथेंटिकेशन. इन दोनों को ये मल्टीपल वे से इम्प्रूव करता है. कैसे बताता हूँ. लेट्स से एक यूजर है, दिस इज अ यूजर, ठीक है. ये यूजर अपने लैपटॉप से कनेक्टेड है इस एक्टिव डायरेक्टरी इस सर्वर पीसी से. इस यूजर का यूजर अकाउंट यहाँ बना हुआ है और इससे कनेक्टेड है. लेट्स से ये यूजर ट्रेवल करता है दूसरी लोकेशन में और इसका जो नियरेस्ट अवेलेबल डीसी मिलता है उसको तो ये मिलता है. तो ये यूजर इससे या किसी भी डीसी से कनेक्ट होके अपनी सर्विसेज को गेन कर सकता है. सर्विसेज मतलब लॉग इन कर सकता है. सबसे पहली चीज जो आपको एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड करती है दैट्स कॉल्ड मल्टी मास्टर ऑथेंटिकेशन. मतलब आपको किसी भी एक एनवायरनमेंट या किसी भी एक डीसी के ऊपर आप लिमिटेड नहीं हो. आपके अगर एनवायरनमेंट में 10 डीसी लगे हैं, या इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे 2 डीसी लगे हैं, तो दोनों डीसी एट ए टाइम एक्टिव रहेंगे. कोई भी डीसी इसमें स्टैंड बाई नहीं होगा. मतलब ये दोनों अपने आप में एक्टिव रहते हैं एट ए टाइम. तो यानी कि अगर ये यूजर इस डीसी से कनेक्ट होने की कोशिश करता है एंड ड्यू टू सम रीजंस लाइक नेटवर्क कनेक्टिविटी और मे बी उस पर सर्वर डाउन है, तो यूजर तुरंत इस पे कनेक्ट हो सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम. और ये चीज यूजर को पता भी नहीं चलती है कि वो कब एक डीसी से दूसरे डीसी में स्विच हो गया. एंड दैट्स नॉट जस्ट ओनली अप्लाइड विद द यूजर्स, इट आल्सो वर्क्स फॉर योर एप्लीकेशंस एज वेल. लेट्स से आपकी कोई एप्लीकेशन है जो कि डोमेन से ऑथेंटिकेट होती है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी सर्विस नाउ, राइट, सर्विस नाउ या फिर एक्सचेंज सर्वर या फिर शेयर पॉइंट, टीम्स, लिंक. कोई भी एप्लीकेशन अगर किसी डोमेन कंट्रोलर से सर्विस ले रही है और सडनली कोई इंटरप्शन आता है सर्विस में, तो वो ऑटोमेटिक स्विच कर जाएगी सेकेंड डीसी के ऊपर. और ये कैसे करती है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सेकेंड मॉड्यूल में. नाउ अब जब हम बात करते हैं डोमेन कंट्रोलर की सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, वो है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. बहुत बड़ी बात, लंबी बात लिखी है, HIRECH. क्या स्पेलिंग होती है भाई, बताएगा कोई मुझे? HIE होगा आई गेस, इसी कुछ होता है. ठीक है.
hierarchical, let me Google it, hierarchical organization structure. So basically hierarchical organization structure का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट्स स्टोर होती हैं वो हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या जिसको आप बोलते हो, जैसे आपका SQL है या जिसको आप बोल सकते हो रिलेशनल डेटाबेस फॉर्मेट में स्टोर होती है। अब ये रिलेशनल डेटाबेस स्टोरेज थोड़ा सा हाई-फाई टर्म होती है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। होता ये है कि जैसे आपने एक यूजर बनाया, एक एडी के अंदर एक यूजर बना राम, राम के साथ दो एट्रीब्यूट लिंक्ड हैं जो राम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो वैसे कई हैं बट मैं दो का एग्जांपल देता हूँ। एक उसका डिस्प्ले नेम और दूसरा उसका मान लीजिए लॉगिन है, लॉगिन। अब ये डिस्प्ले नेम वो है जिससे उसका नाम लिखा हुआ आता है सिस्टम पे और लॉगिन नेम वो है जिससे वो लॉगिन करता है, राइट। उसके साथ साथ मान लीजिए इसकी एक GUID भी है। यू नो व्हाट इज GUID? अ ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, जो कि उस ऑब्जेक्ट को ये बताती है कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितनी क्या है। कि जैसे कि हर एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय ID होता है, वैसे ही एडी में हर एक ऑब्जेक्ट की एक GUID होती है जो कि यूनिक होती है। अब अगर मेरी कोई एप्लीकेशन क्वेरी करती है किसी यूजर के डिस्प्ले नेम से, सो वो डायरेक्ट डिस्प्ले नेम वाले एट्रीब्यूट को कॉल कर सकती है इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ओवर द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई रन ए क्वेरी, मैंने एक क्वेरी रन करी कि गेट द GUID ऑफ राम, मैंने ये क्वेरी रन करी कि राम की GUID मुझे बताओ। तो जो हिरारिकल सिस्टम होता है उसमें क्या होगा कि राम की GUID डायरेक्ट कॉल हो जाएगी। पहले वो राम को ढूंढेगा, उसने ढूंढा, हाँ जी राम को चाहिए, लो जी राम मिल गया। क्या चाहिए? GUID चाहिए, ये लो GUID। तो क्वेरी एक्सेस करने में कितनी ज़्यादा ईजी हुई। अगर मैं NT4 के कंपैरिजन में बात करूं कि NT4 में डेटा कैसे स्टोर होता था, तो वहां पे डेटा स्टोर होता था प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। अब प्लेन टेक्स्ट में डेटा कैसे स्टोर होता था? ऐसे राम कुमार लॉगिन ID GUID। अब लेट से अब आपने क्वेरी चलाई कि मुझे राम की GUID चाहिए, ये बात हो रही है NT4 की। तो उसमें क्या होता था, पहले वो राम को चेक करेगा, पहले वो राम की ऑब्जेक्ट में गया, उसने राम को चेक किया, फिर उसने राम का डिस्प्ले नेम मिला, फिर लॉगिन ID मिली, तब जाके उसको GUID मिली, फिर उसने GUID दी कि भैया ये लो GUID। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो NT4 के कंपैरिजन में, तो NT4 में जो डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था वो बहुत स्लो था, क्योंकि वहां पर कोई भी आइटम प्रॉपरली अरेंज नहीं था। इट्स जस्ट लाइक अ ऑर्गेनाइज्ड बुक शेल्फ। जैसे आपका सिस्टम में आप एक डेस्कटॉप पे आपने बहुत सारे फोल्डर बना के उसके अंदर अगर डेटा स्टोर कर दिया, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, तो यू कैन सिंपली गो एंड गेट द फोल्डर एंड उसके अंदर रिपोर्ट डाल के मुझे दे दोगे। बट अगर मैं वो सारी फाइलों को उठा के एक ही फोल्डर में रख दूँ तो वो आप नहीं समझ पाओगे। लेट मी शो यू इन द प्रैक्टिकल वे। कहाँ गया एक्सप्लोरर? File explorer. Okay, so you can see my system now. Can you see them? So let's say अगर मैं अपनी इस डायरेक्टरी में जाता हूँ, No, I'm not able to see you now it's visible. Now it's visible. Okay. So you can see here मैंने यहाँ पर अपने सारा डेटा को कितने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, राइट। सो इफ यू आस्क मी कि मुझे एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए लिनक्स का, तो आई कैन गिव यू द लिनक्स, क्योंकि मुझे पता है टेक्निकल के अंदर लिनक्स रखा है मैंने। इन द सेम मैनर इफ यू आस्क मी फॉर डेटा ऑफ सिस्को, तो मैं आपको सिस्को का निकल सकता हूँ डेटा ऐसे।
In the same manner, if you ask me for the VMware, I can give you data VMware. तो अगर ये डेटा मैंने इन फोल्डर वाइज अरेंज ना करके एक ही फोल्डर में कचरा जमा के ऐसे रख दिया होता लंबा करके, तो क्या आप उसको इतनी जल्दी में फाइंड कर पाता? क्या मैं उसको फाइंड कर पाता इस तरीके से? नहीं कर पाता। अब इसमें से ढूंढना कितना डिफिकल्ट है। अगर मैं इस फोल्डर की बात करूं, यहां मुझे एक एक फाइल के ऊपर जाना पड़ेगा, बट अगर मैं इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में रख दूं, लाइक फोल्डर बना दूं एज्योर का, उसके अंदर एज्योर की फाइलें रख दूं, एक फोल्डर बना दूं टीम्स का, उसके अंदर टीम्स रख दूं, तो इफ एनीवन आस्क्स मी फॉर एज्योर, तो आई कैन क्विकली जंप टू द एज्योर फोल्डर, गेट इट आउट। सो सिमिलरली यही चीज आपके विंडोज के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अप्लाई होती है। तो जो विंडोज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें भी ये स्ट्रक्चरल क्वेरी जो आप आउटपुट निकालते हो, किसी यूजर को आपने फाइंड किया, आप फाइंड करते हो, विद इन अ सेकेंड आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। कैसे आ जाता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और यू कैन से हिरारिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट। हर ऑब्जेक्ट का एक डिस्टिंग्विश नेम होता है, हर एक ऑब्जेक्ट एक ओयू में होती है, ओयू एक डोमेन के अंदर होता है और डोमेन फॉरेस्ट के अंदर होता है। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को क्वेरी करते हो तो इनिशियली इट लुक्स फॉर द फॉरेस्ट, देन इट गोज टू द डोमेन, देन इट गोज टू ओयू एंड देन इट गेट द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को फाइंड करना, उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंप्रूव हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी पे, जो कि NT4 में नहीं होता था। NT4 इज लाइक एक डब्बा, उसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, जो चाहिए छांट लो। गेटिंग माय पॉइंट? यस। आई होप ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं क्विकली 2-3 लाइन और बताऊंगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सेशन को वाइंड अप कर दूंगा। कल फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ओके, सो ये तो बात हो गई जो हमने डिस्कस किया आपका मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन मॉडल और हिरारिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैं अगर आपको साफ कर देता हूँ, NT4 बताऊँ तो NT4 में ये सब कुछ नहीं होता। वहां पे होते थे आपके दो सिस्टम, जिसको बोलते थे हम लोग PDC। से एनी गेसेस PDC क्या होता था? एनी गेसेस? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, भाई। उसके साथ साथ होता था दूसरा आपका बैकअप डोमेन कंट्रोलर, तो आप होते थे BDC। ये एंटी सर्वर में था, ये 84 में था। अच्छा। ठीक है, डोमेन इसमें क्या होता था, जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होता था वो रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन सपोर्ट करता था, बट जो ये होता था ये सिर्फ रीड ओनली होता था। मतलब ये होता था कि NT4 में अगर एक यूजर यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ से भी कनेक्टेड है, उसको पासवर्ड रीसेट करवाना है अपना, तो पासवर्ड केवल PDC से ही होता था, क्योंकि इस DC के पास राइट ओनली ऑपरेशंस नहीं होते थे। और माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया था उस जमाने में? वो इसीलिए किया था कि लेट्स सी एक ऑब्जेक्ट है राम, एक ऑब्जेक्ट है राम, और एक ऑब्जेक्ट राम यहाँ बनी है और यहाँ पर भी वो ऑब्जेक्ट रेप्लिकेटेड है, ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही इन्वायरमेंट है तो ऑब्जेक्ट रेप्लिकेटेड तो होगी। लेट्स से राम का पासवर्ड इस एडमिन ने चेंज किया, या राम का डिस्प्ले नेम इस एडमिन ने चेंज किया, और सेम टाइम यहाँ पे बैठ के भी एडमिन ने उसका डिस्प्ले नेम चेंज किया, तो इसमें हो जाएंगे कॉन्फ्लिक्शंस। तो ये कॉन्फ्लिक्शंस ना हो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने
एक डोमेन को ही केवल रीड और राइट के राइट्स देते था, बाकी सारे को कहता था रीड ओनली रहोगे। लेकिन NT4 में माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टी रोल बना दिया कि भैया सब जगह से बैठ के रीनेम करो, ये भी रीनेम कर सकता है, ये भी रीनेम कर सकता है, ये भी पासवर्ड सेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, ये भी डिलीट कर सकता है। तो उसमें से कॉन्फ्लिक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 5 रोल्स बनाए, जिसको आप बोलते हो FSMO, फ्लेक्सिबल ऑपरेशनल सिंगल मास्टर रेप्लिकेशन मॉडल, FSMO। उसके बारे में क्या हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अपकमिंग क्लासेस, अभी नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आती थी NT4, ये NT4 में एक रीजन की वजह से डोमेन्स को प्राइमरी और बैकअप यानी कि रीड और रीड ओनली, रीड एंड राइट और रीड ओनली बनाया गया था। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, चैलेंजेस बढ़े, उन चैलेंजेस को ओवरकम किया गया FSMO रोल्स के थ्रू। जो नए सर्वर्स हैं क्या होते हैं उनकी आगे बात करेंगे बाद में। स्लाइड पे चलते हैं अपनी, और स्लाइड में हम देखते हैं फटाफट। स्लाइड में चलते हैं। तो स्लाइड में आप देख सकते हो जैसे कि हमने बताया कि पहली चीज तो ये है कि ये हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और दूसरा ये मल्टी मास्टर ऑथेंटिकेशन एंड मल्टी पास मास्टर रेप्लिकेशन मॉडल को सपोर्ट करती है। तो यानी कि आप अपने AD के ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल लोकेशन से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि आप लोग करते भी हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस 2 पॉइंट्स है तो बता दीजिए। No doubts? No. Okay, I will consider silence as a no. Now, the third thing is about single point of access to network resources. So what does it mean? इसका मतलब ये है कि let's say आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करी अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में। मान लीजिए आपने एक OU क्रिएट किया, ठीक है। अब वो OU जब आपने बनाया तो OU का बेसिकली काम क्या होता है? OU इज अ कंटेनर जिसमें आप अपना डेटा रखते हो। जैसे आप अपने सिस्टम के फोल्डर्स में फाइल्स स्टोर करते हो, ऐसी AD में ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए OU बनाते हैं हम लोग, राइट। तो OU में आपने एक OU क्रिएट किया अपने AD के अंदर, और उस OU को आपने इस तरीके से क्रिएट किया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हैं, पुणे में, नोएडा में, दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में, वो सारे लोग एक्सेस कर पाए। यानी कि उस OU का यूज सिर्फ और सिर्फ किसी एक यूजर के ऊपर लिमिटेड ना हो कि जिसने बनाया वो यूज करे। यानी कि AD में जो भी ऑब्जेक्ट बनाई जाती है वो ऑब्जेक्ट सबको बराबर यूजेस के लिए मिलती है अगर आपके पास एक्सेस है तो। क्लियर? And the fourth and most important thing is creating trust relationship. Now, थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था रेप्लिकेशन का, जिसका शायद मुझे किसने आंसर किया था, जिसने मुझे कहा था कि रेप्लिकेशन में ट्रस्ट क्रिएट होता है। शायद मुझे पंकज ने बोला था या राजीव ने, किसी एक ने बोला था। राजीव ने। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रस्ट का रेप्लिकेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। वही मैंने कहा था, बहुत खिचड़ी पकी हुई है। ट्रस्ट इज समथिंग डिफरेंट थिंग एंड रेप्लिकेशन इज डिफरेंट थिंग। इट्स समथिंग लाइक कश्मीर एंड कन्याकुमारी। दोनों चीजें आपस में एक नहीं है, अलग अलग है, बहुत डिस्टेंस है दोनों के बीच में। वही चीज ट्रस्ट और आपके रेप्लिकेशन के बीच में। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब होता है कि सपोज आपका AD का एनवायरनमेंट बना हुआ है। लेट मी टेक यू बैक टू माय व्हाइट बोर्ड। Okay, so if you can see on my whiteboard, let's talk about trust now. कि ट्रस्ट का यूज क्या होता है, ट्रस्ट रिलेशनशिप जिसके लिए हम लोग बोलते हैं, ये भी एक AD का बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन है। लेट्स से एक कंपनी है abc.com। क्लियर? एक कंपनी है,
एक कंपनी है आपकी xyz.com, दो कंपनियां हैं, दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है। ये दोनों कंपनियां अलग अलग इन्वायरमेंट हैं। तो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक लिख के देता हूँ, दिस अलग कंपनी एंड दिस इज अलग कंपनी। क्लियर क्लियर? या यस क्लियर। अब ये XYZ और ABC.com ये दो कंपनियां हैं। अब यहाँ ABC.com में जो यूजर्स होंगे, लेट मी क्रिएट सम छोटे यूजर्स, नॉट बी परफेक्ट बट आई ट्राई टू क्रिएट यूजर्स। लेट्स से ये यूजर्स हैं, ठीक है, ये यूजर्स है ABC.com। मैं इसको ऐसे एप्लीकेशन दिखाता हूँ, ये यूजर है ABC.com ब्लैक वाले। Do one thing, कलर, ये रेड कलर वाले यूजर सारे ABC.com। क्लियर? अब ये यूजर जब लॉगिन करेंगे ABC.com में तो यहीं से ऑथेंटिकेट होंगे, राइट? ये यूजर लॉगिन करेगा, इससे ऑथेंटिकेट हो गया, ये इससे करेगा, इससे ऑथेंटिकेट। मैं अभी आपको समझाने के लिए सिंपल सा एनवायरनमेंट बनाया मैंने यहाँ पे मल्टीपल डोमेन नहीं बनाया, सिंगल डोमेन का एनवायरनमेंट बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि लॉजिक क्या है मेरा। अब ये यूजर इससे लॉगिन कर रहा है, ये यूजर इस पे कर रहा है, इस पे कर रहा है, इस पे कर रहा है, सारे एक ही एनवायरनमेंट के यूजर से, तो ये लॉगिन कर रहा है। सिमिलरली जो xyz.com है, यहाँ पर ये ब्लैक कलर के यूजर्स हैं, ये यूजर्स xyz डोमेन से लॉगिन करते हैं, करेक्ट? दोनों डोमेन अलग अलग डोमेन है, अलग अलग कंपनियां हैं। फॉर एग्जाम्पल xyz.com और abc.com के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें वो कहते हैं कि हम abc.com और xyz.com अब मर्ज होने वाली है। तो जब ये कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती हैं तो मर्ज होते टाइम में ऐसा नहीं है कि रातों रात इनके सारे यूजर्स यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। यूजर्स को माइग्रेट होने में लगते हैं बहुत टाइम, ठीक है। जनरली एक कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि अगर एक कंपनी में कितने यूजर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर xyz.com को abc.com ने एक्वायर कर लिया है तो उस केस में आप ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करोगे दो एक्सटर्नल डोमेन्स के बीच में। क्लियर? यस क्लियर। अब ट्रस्ट क्रिएट करने से बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि जो इस डोमेन के रिसोर्सेज हैं वो ये यूजर्स यहाँ बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। लेट मी शो यू कैसे। ये यूजर्स आ गए अब abc.com के ऑफिस, जो पहले XYZ के ऑफिस में बैठा करते थे, आ गए। अब ABC वालों ने क्या किया, इनको बोला कि भैया हमारी कंपनी मर्ज हो चुकी है, इन सबके लैपटॉप इनको दे दिए abc.com के बनाए। अब इनके लैपटॉप जो मेंबर हो गए वो abc.com के मेंबर हो गए, बट इनका जो एक्सचेंज सर्वर है, मान लीजिए यहाँ एक्सचेंज सर्वर रखा हुआ है, यहीं पे इनका शेयर पॉइंट सर्वर भी रखा है और यहीं पे इनका फाइल सर्वर भी रखा हुआ है। दिस इज योर फाइल सर्वर, एक्सचेंज सर्वर, अब ये जो सर्वर्स हैं ये ऑथेंटिकेट होते हैं इस डीसी से, क्योंकि ये इसके मेंबर हैं, राइट? वो इससे तो हो नहीं सकते, बट यूजर्स जो हैं वो हो चुके हैं मेंबर इस डीसी के। तो ये यूजर्स जब इस सर्वर के कोई रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो abc.com प्रॉक्सी करेगा xyz के ऊपर, और xyz ऑथेंटिकेट करके प्रॉक्सी करेगा abc के ऊपर, और यूजर्स को वो एक्सेस डेटा यहाँ से होगा। So users are not actually connected directly with XYZ. Now they are proxied via abc.com. And this is what trust relationship does. हम ये करके भी देखेंगे। हम XYZ के यूजर को abc.com से लॉगिन करवाएंगे, यानी कि यूजर की आईडी होगी xyz.com और मशीन उसकी होगी abc.com की मेंबर, और जब वो लॉगिन करेगा तो डोमेन वो xyz.com से लॉगिन होगा। So this is what trust does. Clear? क्लियर।
अब किसी को मत बोलना कि रेप्लिकेशन ट्रस्ट से रिलेशनशिप होता है। नहीं सर, एक बस जो डेटा सपोज अगर ट्रस्ट क्रिएट हो गया इन दोनों के बीच में, तो जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक डेटा ट्रांसफर कैसे करेंगे ये? नहीं, तो डेटा ट्रांसफर नहीं होता कभी भी ट्रस्ट में। ट्रस्ट में कभी भी डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। क्या मैंने ये बोला डेटा ट्रांसफर होता है? पूरी बात में नहीं बोला। It will only provide authentication service. एग्जैक्टली, प्रॉक्सी दी ऑथेंटिकेशन। मैंने क्या बताया, ये यूजर जो ब्लैक वाला है, इसका जो लैपटॉप है या जो डेस्कटॉप है वो मेंबर है abc.com का, यानी कि वो जो डोमेन मेंबर होगा abc.com का होगा। बट यूजर कौन सी आईडी यूज कर रहा है? xyz.com की आईडी यूज कर रहा है अपने एक्सचेंज का मेल बॉक्स एक्सेस करने के लिए या अपने फाइल सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले ये यूजर abc.com पे लॉगिन करेगा और abc.com उसकी क्वेरी को फॉरवर्ड करेगा xyz के डीसी को। xyz का डीसी सेम जैसे वो ऑथेंटिकेशन करता आता है वैसे ऑथेंटिकेशन करेगा और वापस abc.com को कनेक्शन देगा और abc.com इसको देगा। तो यूजर एक्चुअल में उसको पता ही नहीं चला कि वो कनेक्शन प्रॉक्सी होके गया है। उसको तो लगा कि जैसे वो ऑफिस में करता था लॉगिन वैसे वो अभी भी कर रहा है, बट मशीन उसकी abc.com के बारे में। नाउ क्लियर? Yeah. So replication is never related with trust relationship. That's a key principle. और यही चीजें आपको ठीक करनी है क्योंकि यही चीजें इंटरव्यूज में बहुत गंदा इंप्रेशन डालती है सामने वाले इंटरव्यूअर को। डजंट मैटर आपको कितना अच्छा आप आता है, आपने 10 क्वेश्चन पूछे, आपने 10 के 10 बताए, बट एक जगह भी आपने कहीं पर ऐसा कुछ बोला तो सामने वाले का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। ये वाला ट्रस्ट नहीं, वो वाला ट्रस्ट। तो लगता है कि भाई इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो ये रटा हुआ चीजें आया, चीजें रट के आया, और लिटरली ऐसा होता है। शायद आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया भी होगा, किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ध्यान रखिए। एनीवेज, लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड नाउ। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव डायरेक्टरी आपको ट्रस्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सबसे बेटर बात यह है कि ये कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। मतलब मान लीजिए आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया और वो कंपनी चाहती थी यूनिक्स के सर्वर्स, तो उस केस में आप यूनिक्स, लिनक्स, कोई भी डायरेक्टरी सर्विस हो, चाहे वो नोवेल हो, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो जूबा हो, हर एक डायरेक्टरी सर्विस के साथ आप इसका इंटीग्रेशन बना सकते हैं क्योंकि सब यूज करते हैं LDAP, और LDAP से भी पुराना कॉन्सेप्ट होता है X.500। क्या किसी ने X.500 का नाम सुना है? किसी ने नाम सुना है X.500 का? सुना है बताऊंगा क्या होता है। बट एग्जैक्टली होता क्या है वो पता नहीं, वो नाम सुना है X.500 का। X500 की बात नहीं कर रहा मैं, X500 तो एक्सचेंज में होता है। X.500 I think it is a part of a LDAP. काइंड ऑफ, बताऊंगा क्या होता है। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। अभी अपने पास टोटल मैंने बनाई थी, 13 स्लाइड बनाई थी, 13 स्लाइड। तो मुझे लगता है ये स्लाइड्स मेरी आज और कल में ही दोनों चलेंगी, कोई नहीं। तो ये इतना हम आज के लिए रखते हैं, ठीक है। कल मैं बताऊंगा आपको डोमेन कंट्रोलर्स और उससे रिलेटेड सर्विसेज के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा एडी के थोड़े से डिटेल के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं एडी में, X500 के बारे में भी बताऊंगा, और LDAP भी एक्सप्लेन करूंगा, और ऐसे नहीं बहुत इन डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा कि आप उसके बाद अपने सोल्यूशन आर्किटेक्ट को चैलेंज कर सकते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट LDAP। बट उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, मे भी हो सकता है LDAP मैं कल बताऊं तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाए। सो ठीक है, समझ में आया आप लोगों के इतना? हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर इसको बुक मार्क कर देता हूँ अपनी स्लाइड को। एंड ऑफ नहीं, डे 2 कर देता हूँ यहाँ से, कल हम डे 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो कल स्टार्ट करते हैं सेम टाइम सेम जगह के 10 बजे शार्प। ठीक है, थोड़ा सा रेडी रहिएगा आप लोग। बाकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं टेनेंट इसके ऊपर,
और इस रिकॉर्डिंग को हम आप लोग अपने से डाउनलोड भी कर सकते हैं और नहीं तो ये आर्काइव में रहेंगे। So, ठीक है। Vishal, could you please share me the path from where I can download this so that later I can view again? अभी मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा, Okay. रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इस कॉमन चैट में अपने आप आ जाएगी, Okay, got जस्ट it. लाइक अ व्हाट्सएप वीडियो। Yeah. So can we keep this recording on my local machine? ऑफ कोर्स, जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे डाउनलोड होता है व्हाट्सएप का वीडियो, वैसे ही डाउनलोड होगी ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग को जनरेट होने में अभी रिकॉर्डिंग रेंडर होगी, जैसे मैं बंद करूंगा रेंडर होगी है, इट विल टेक सम टाइम और ऑटोमेटिकली थोड़े 5-7 मिनट में अपीयर हो जाएगी। ठीक है। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। ठीक है विशाल भाई, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। कुछ नहीं। अभी तो ठीक है, we will go through this topics and when we find any question and I'll give you. ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है भाई, ओके, सी यू टुमारो, बाय। ओके। Yeah.